नमस्ते दीदी। नमस्ते नमस्ते श्रीमान, नमस्ते। चलिए सब लोग बैठेंगे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में, गहरा श्वास लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए आद्य मंत्र बोलेंगे। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। Now rub your palms. Now touch your eyes. Then open your eyes. एक बार सब अपना सिलेबस उठाएंगे। सब अपना सिलेबस ओपन करेंगे। यूनिट 2 ओपन करेंगे सभी लोग। पढ़ेंगे एक बार राशि में। हाँ जी। कॉन्सेप्ट ऑफ योगा एंड हेल्थ इन इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी एंड सिद्ध सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन और यूटिलिटी एंड लिमिटेशंस ऑफ दीज सिस्टम्स इन रिलेशन टू योग एंड हेल्थ। 2.2 ये 2.1 था, अभी 2.2 योगिक concept of health, meaning and definitions, concept of Adi and Vyadhi, role of yoga in preventive health care, heyam dukh manogatam, तापत्रयाज, क्लेशाज and antarayaj. 2.3 concepts of त्रिगुणाज, पंच महाभूत, पंच प्राण and पंच कोशाज. Role of yogic positive attitudes, मैत्री, करुणा, मुदिता and उपेक्षा. For healthy living, concept of bhavas and bhavanas with its relevance in health and well-being. 2.5 है concepts of ahara, vihara, आचार and विचार. Role of Suddhi, Prakriyas in preventive, promotive and curative aspects of yoga therapy. Health, कर्म शुद्धि, यम नियम, घट शुद्धि, षटकर्म और स्नायु शुद्धि, आसना, प्राण शुद्धि, प्राणायामा, इंद्रिय एंड मनो शुद्धि, प्रत्याहार, मन, बुद्धि, अहंकार एंड चित्त शुद्धि, धारणा, ध्यान एंड समाधि. ठीक है, ये इसमें कुछ ऐसा लग रहा है। हाँ, इसको इसलिए हमने अभी रीड करा, हमने इस पर वर्क दिया था। हमने कहा था जो सेकंड यूनिट है इसको सभी को कंप्लीट करना है सेल्फ से। और ये सब जो लोग नेट JRF पढ़ रहे हैं, आज अपर्णा मैम ने तो मैसेज ही किया था और ये हमने इसलिए बोला भी था, वो सब 7th यूनिट जो है वो यही है, लगभग यही है। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ अंतर हो सकता है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसमें कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है क्या? क्योंकि आज ये होमवर्क में हम दे रहे हैं सबको, क्योंकि अब हमें कोर्स को कंप्लीट करना है। बहुत दिनों से कह रहे हैं कि बस इसके बाद अब बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो केवल पर्सनालिटी के साथ कनेक्ट करना है, तो इसलिए उसके बाद है। क्योंकि कल हरदीप भैया हमारे बोर हो रहे थे तो हमने कहा पहले इस कॉन्सेप्ट को 5-10 मिनट क्लियर कर दे, फिर आए अपने डाइट पर। बोलेंगे रचना जी, कुछ कह रहे हैं? मैम, एक तो जो सिद्ध पद्धति है ये तमिलनाडु की है, 96 हर्बल मेडिसिन पे है, ये इन्फॉर्मेशन सही है क्या? सिद्धा जो बोलते हैं जी मैम, उसमें वो आता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो सिद्धों की बात होती है ये वो नहीं हो रही है।
ये सिद्ध सिद्धांत पद्धति में बात जा रही है, ठीक है। वो यहाँ पर यूज नहीं होगा, वो सीधा जो है वो यूनानी वाली जो मेडिसिन वो टेक्निक वहाँ जा रहा है, ये वहाँ यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। जी मैम, एक 2.4 में जो भावास एंड भावनास विद इट्स रेलेवेंस इन हेल्थ एंड, ये भाव और भावना किस संदर्भ में यहाँ, इसको देखते हैं। जो भाव है हमारा ये 2.4 किस में बोला था, एक मिनट पहले वो भी देख ले, कोरिलेट कर लीजिए। हाँ ठीक है, 4 में है। ये पहले तो ऊपर देख लेंगे भाव और भावना कनेक्ट किससे है। रोल ऑफ योगिक पॉजिटिव एटीट्यूड्स, मैत्री, करुणा, मुदिता एंड उपेक्षा फॉर हेल्दी लिविंग, कॉन्सेप्ट ऑफ भावास एंड भावनास विद इट्स रेलिवेंस इन हेल्थ एंड वेलबींग। भाव क्या है, ये जो हमने कई बार बताया है कि जो चित्त प्रसादन है ये कैसे हैं, इमोशनल हेल्थ के पार्ट है, ठीक, भाव जगत से जुड़ा हुआ हिस्सा है। यहाँ ब्रेन काम नहीं कर रहा है, हृदय काम कर रहा है, ठीक। तो भाव जहाँ होगा उसी से जुड़ी भावनाएं होंगी, वृत्ति से वृत्तियाँ होंगी या विचार होंगे, वैसे भाव से भावनाएं जुड़ रही हमारी, ठीक। तो जब भी हम लोग और बातें कर रहे थे वहाँ पर कुछ और भी चीज़ें कनेक्ट हो रही थी, लेकिन मैत्री, करुणा, मुदिता क्या है, ये इमोशनल हेल्थ है। यहाँ पे देखेंगे ना तो हम मैत्री करते हैं तो कभी दिमाग से नहीं करते, मित्रता दिमाग से निभाई नहीं जा सकती, कर्म ले ले, ठीक। करुणा दिमाग का पार्ट नहीं है, हृदय से होगा। मुदिता प्रसन्नता दिमाग से नहीं आती, हृदय से आती है, ठीक। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा किसी का करेंगे, किसी व्यक्ति के अवगुणों को भी थोड़ा सा डिनाई करेंगे और उसे स्वीकार करेंगे, ये दिमाग का पार्ट नहीं है, हृदय का पार्ट है, ठीक है। तो ये क्या है, ये भाव और भावनाओं से संबंध कहा जाता है। जितने हमारे ये हैं मैत्री, करुणा, मुदिता, इनका संबंध भाव जगत से है। इसलिए यहाँ पर अगर हम गहराई में अपने उतर जाएं अपने आप में, तो हमें बिना किसी साधना के भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। सब में कुछ करना है, यहाँ पर केवल भाव जगत जुड़ा हुआ है, जो बहुत आसान भी है, लेकिन ये आसान केवल उन्हीं के लिए जिनको ईश्वर शरणागति पे भरोसा है, बस उनके लिए। और किसी को अभी लग रहा हो वो पॉइंट्स पूछ लें, क्योंकि ये होमवर्क करना है सबको। जिनको कहीं ऐसा लग रहा हो, कोई ऐसा पॉइंट लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ। हाँ बोलेंगे। मैम यही लग रहा है कि अब जब लिखेंगे, लिखने बैठेंगे तो भाव और भावना पे लिखे तो बहुत पन्ने भी भरे जा सकते हैं और 2 लाइन में भी कर सकते हैं, तो हमें बेसिकली कैसे अपना ये करना है कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक। जैसे भाव और भावना का तो इसमें क्या लिखेंगे, भाव का संबंध हमारे हृदय से, विचारों का संबंध हमारे दिमाग से है। तो जो हमारे ये चित्त प्रसादन है ये हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, ठीक। और भावनाएं हमारे पूरे जीवन में सबसे बड़ी ताकत क्या है, हमारे इमोशंस है, हमारी भावनाएं। एक व्यक्ति के पास क्या है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर उसके हृदय से निकल जाए ब्लेसिंग्स कि आप सफल होंगे, तो आप ये समझ लेना कुछ लोग 10 लाख रुपए 10 करोड़ देकर भी वो चीज़ नहीं दे सकते हैं जो भाव जगत से निकलता है, ठीक है। उसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, इसीलिए जो चित्त प्रसादन को सबसे सरल और सबसे अहम स्थान दिया गया है योग दर्शन में। और किसी को भी ऐसा लग रहा है जितने ये पॉइंट्स हैं जहाँ समझना ना वो सबको सारी चीज समझ में आ रही है, ठीक है। दीदी एक ये वाला कॉन्सेप्ट जो है ना 2.2 में प्राप्त है, और ये क्या हृदय, ये नहीं समझ में आया। 2.2 में अच्छा, हेम दुख मनगतम, आने वाले दुखों को ये दूर किया जा सकता है। तो हम लोग ने योग दर्शन में पढ़ा था, आने वाले दुख का मतलब भविष्य में जो होने वाला है उसको हम ठीक कर सकते हैं। मान लो अभी हम लोग आज बहुत गलत भोजन कर रहे हैं, तो क्या हमें लगता है कि कल हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ठीक। और हमें ऐसा लग रहा है कि आज हमारे स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, तो कल और बढ़ जाएगी। तो हमें क्या करना है, आज ही इस पर काम करना है, ठीक। तो जो हम तो मतलब वो योग, हाँ बोलेंगे, योग के द्वारा करना है या कैसे भी करना है, कैसे भी कर ले। कुछ
कुछ भी, जो भी आप भोजन को सुधार कर करें, व्यवहार को सुधार कर करें, योग करके करें, पढ़ाई करके करें, आयुर्वेद से करें, नेचुरोपैथी से करें, सिकाई से करें, पोटली की सिकाई से करें, सटकर्म से करें, कुछ भी करें, जो हमें शुद्धि करना है, ठीक करना है अपने आप को, तो जो हमारी रुचि के अनुसार हमें ठीक लगे उससे ठीक करना, ठीक है। और पहले ठीक करना अपने विचारों से ही होता है, पहले तो संकल्प करेंगे ना। और तापत्रय दीदी, तापत्रय? तापत्रय ये 3 तरह के हमारे दुख हैं। अच्छा, दुख है, हाँ, उनकी बात की जाए, परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख। चलेंगे, बोलेंगे राशि में कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये जो आदि और व्याधि है ना, तो इसमें वो वशिष्ठ संहिता में से लिखना है या अपने योग सूत्र में से लिखना है? तो वो थोड़ा सा दोनों को डिफाइन कर देंगे कि आदि और व्याधि योग वशिष्ठ में भी है, आदि का और व्याधि का अर्थ लिख देंगे, और आदि और व्याधि हमारे योग अंतराय में भी है। तो जहाँ एक ही कॉन्सेप्ट दो में, जैसे मिताहार की बात होगी तो मिताहार हमारे हठ योग, हठ प्रदीपिका में भी है, हठ रत्नावली में भी है, गेरन संहिता में भी है, तो तीनों नाम देंगे वहाँ पर। और बोलेंगे अभी और कोई ऐसा पॉइंट लग रहा हो? जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनको तो कुछ भी नहीं लगे, बाकी जो लोग अभी पढ़ना शुरू किया वहाँ लगे। तो जिनको अभी भी लग रहा हो कोई ऐसा पॉइंट जो क्लियर ना हो वो पूछ ले, क्योंकि ये होमवर्क आप करेंगे कल और परसों, 2 दिन का टाइम है। जहाँ जहाँ समय मिले, बहुत डिफाइन ना करें तो कम से कम टू द पॉइंट, जैसे लगे क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं इतना तो कर देंगे। समय कम हो तो भी आंसर देना आना चाहिए, और समय अधिक हो तो भी आंसर। मान लो इसको हमें 15 मिनट में करना है तो कैसे करेंगे ये भी पता हो। तो मान लो आपके पास समय कम है तो छोटे छोटे शब्दों में आंसर देंगे, और केवल रेफरेंस दे देंगे कि ये कहाँ पर है, ठीक। आंसर देंगे 1 शब्द 2 शब्द में, और रेफरेंस दे देंगे कि मान लो आदि व्याधि है तो कहाँ कहाँ हमने आदि व्याधि पढ़ा है, ठीक है। मिताहार है तो कहाँ कहाँ हमने किन बुक्स में पढ़ा है, उनके नाम दे देंगे। इतना काम करेंगे। हरदीप भैया ठीक है? हेलो हरदीप भैया। प्रणाम मैम, सबको प्रणाम सर। जी मैम ठीक है। ठीक है, अब ये वाला वर्क हरदीप भैया हैंड राइटिंग से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्जाम में करना है काम, ठीक है। छोटे छोटे आंसर देंगे लेकिन इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। मैम डिटेल से नहीं करना है क्या? मैम डिटेल से नहीं करना, जितने JRF निकालने वाले सब डिटेल से करेंगे, ठीक है। JRF वाले सब डिटेल में करेंगे, बाकी सब आराम से करेंगे, क्योंकि आप लोगों को कई चीज़ें कंप्लीट हो रही तो आप पूरा डिटेल में कर लेना। चलिए, तो ये हम लोगों का था कल और परसों 2 दिन का होमवर्क है। फिर देखते हैं हम लोग एक ना, ये हो ही चुका है, 3.2 भी हो गया, 3.3 भी हो गया है। फिर सटक्रिया, स्थूल एवं सूक्ष्म व्यायाम क्रिया आएंगी, और आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, हाँ, 2 दिन का होमवर्क आज ही नोट कर दें। एक और काम करना, जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसको सैटरडे संडे में पूरा रिस्पॉन्ड कर देंगे। 1-1 लाइन में करें, 2-2 अक्षर में करें, वर्ड्स में करें, जैसे आपको सुटेबल लग रहा हो वैसे करेंगे, ठीक है। ये काम आपको हमने जो 2 होमवर्क दिए हैं, ये कितने दिन का होमवर्क है, मतलब 2nd यूनिट और प्रैक्टिकल वाला पार्ट, ये आपका है कल परसों मीन सैटरडे और संडे, ठीक है। 3 दिन में आपको ये काम करके रखना है और सिलेबस का पूरा रिवीजन करना है। चलिए, बोलेंगे पढ़ना में क्या करें? इसमें जो ये आप सिद्ध सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, मैंने जो अभी इसको सर्च किया तो ये कह रहे हैं कि सिद्ध इज एन एंशिएंट इंडियन मेडिकल सिस्टम दैट एम्फसाइजेस द बैलेंस ऑफ द बॉडीज फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स. It is based on the idea that body is an instrument to achieve mukti or vedu peru, which means to become one with the universal soul. तो इसमें तो हम सिद्ध सिद्धांत पद्धति की बात नहीं कर रहे हैं ना? किसकी बात कर रहे हैं पढ़ना में? सिद्ध सिद्धांत पद्धति तो एक स्पेसिफिकली हटियों का एक अलग ग्रंथ हो गया, मैं ये बोलूंगी। फिर उसके अंदर क्या क्या डिफाइन किया गया है? क्योंकि यहाँ पर ऊपर देखिए यूनिट 2 में लिखा क्या हुआ, उसको पढ़िए एक बार। फंडामेंटल लिखा है। हाँ ठीक है, ठीक है। तो
तो आपने जो देखा है ना वो सिद्ध, उसमें वर्ड जुड़ा हुआ है, तो गूगल पे कहीं AI पे सर्च करेंगे तो वो सिद्धा को ले लेगा। हाँ, अगर हम फंडामेंटल की बात कर रहे हैं तो ये थोड़ा ब्रॉडर नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें आगे जो वो प्रिंसिपल्स की बात कर रहा है उसमें भी कह रहा है कि द सिस्टम इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनिवर्स एंड द ह्यूमन बॉडी। और फिर आगे ट्रीटमेंट में ये हर्बल और हर्बो मिनरल ट्रीटमेंट, इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहा है। देखिए अब इसको आते हैं, इसमें नेचुरोपैथी भी जुड़ा हुआ है, हाँ ठीक है, आयुर्वेद भी जुड़ा हुआ है, और उसके ऊपर जब देख रहे हैं हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ योग एंड हेल्थ इन इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन, ठीक, एक तो पार्ट सिद्धा का जुड़ जाएगा क्योंकि आयुष डिपार्टमेंट में है, ठीक है, तो वो भी जुड़ेगा। दूसरा जो है इसमें आयुर्वेद, नेचुरोपैथी एंड सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। लेकिन जब हम लोग सिद्धा की बात करते हैं तो ये हमारा पूरा होलिस्टिक हेल्थ डेवलपमेंट पे काम करता है, ठीक है। सिद्धा का मीन्स केवल मेडिसिन नहीं है, जैसे आयुर्वेद हमारा वात पित्त कफ यदि तीनों में संतुलन होगा तो भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ठीक है। नेचुरोपैथी पंच महाभूत यदि हमारे नियंत्रण में होंगे तो भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारा जो सिद्धा है, सिद्ध का मतलब केवल कोई मेडिसिन का नाम नहीं है सिद्धा की, केवल मेडिसिन, सिद्ध का मतलब है कि कैसे हम जो प्रकृति के साथ अपनी सोल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। बात जितना भी हमने बार बार कहा है, जितना भी हम लोग योग में कुछ भी पढ़ेंगे ओवरऑल उसमें जीवात्मा परमात्मा ही कनेक्ट होंगे, चाहे वो कोई भी मेडिसिन यूज़ करे। ये कॉन्सेप्ट केवल एलोपैथी में नहीं है, बाकी जितना हम लोग आयुष में कुछ भी पढ़ेंगे वहाँ पे सब यही जाएगा। होम्योपैथी जो हम लोग पढ़ते हैं, होम्योपैथी में क्या चीज़ें है, कभी माइंड किया है? सारी जो जितने भी प्लांट्स हैं या जितने भी हमारे कुछ ऐसे जीव जंतुओं से भी चीज़ें निकली हुई हैं उनके से, तो वो सब है क्या, हमारी हेल्थ को नेचुरल वे में हील करना। जब हमारी हेल्थ नेचुरल वे में हील क्यों की जा रही है, ताकि हम अपने अस्तित्व के साथ जुड़ सकें, इसलिए नेचुरल वे में हीलिंग की बात की जाती है। नहीं तो फिर आयुष डिपार्टमेंट को फिर एलोपैथी से प्रॉपर नहीं कनेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और एलोपैथी किस पर काम कर रही है, केवल सिम्टम पे काम कर रही है। एलोपैथी सिम्टम पे काम कर रही है। आयुष की जितनी भी पद्धतियां हैं सब किस पर काम कर रही हैं, सब कॉज पर काम कर रही है, ठीक। तो कॉज पे जब भी काम किया जाएगा तो संसार और अध्यात्म जोड़ दिया जाएगा, और जब भी सिम्टम पे काम किया जाएगा तो बस ऊपर की चीज़ ठीक हो गई, तो केवल शरीर ठीक हुआ, बाकी कुछ बात नहीं की जा रही, ठीक। तो यहाँ सिद्धा में मेडिसिन भी जुड़ रही है। सिद्धा का मतलब जो हमारा सिद्ध सिद्धांत पद्धति का जो एक कॉन्सेप्ट है, या केवल सिद्धा को भी ले लें तो जैसे योग का मतलब है एक एक जोड़ना, आत्मा परमात्मा को जोड़ने की बात हो रही है, आयुर्वेद त्रिदोष पंचभूत, ऐसे सिद्धा में भी जा रहा है हमारा, ठीक है। तो ध्यान बस ये रखेंगे कि ये सभी पैथी हमारे संसार और अध्यात्म को जोड़ने की बात कर रही हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हुए आत्मा की स्वस्थता की बात कर रही हैं। बोलेंगे अभी और किसी का, जिसके जो भी डाउट्स हो आराम से क्लियर कर लेंगे, क्योंकि हमें भी ध्यान स्टार्टिंग में यही लग रहा था ना कि ये आयुष के अकॉर्डिंग इन्होंने दिया है, तो मुझे वही लगा था। मैंने वो आयुष के अकॉर्डिंग ही है, इसमें डाउट नहीं है, आयुष के अकॉर्डिंग ही है, ठीक है। हम लोग आयुष का फुल फॉर्म क्या पढ़ते हैं, आयुर्वेद, योग, यूनानी, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, एच से सिद्धा और एच से होम्योपैथी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ तो हमने वही बोला कि ये सारी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन ये केवल मेडिसिन नहीं है, यहाँ बात हमारे सोल तक की ही हो रही है। नहीं, वो ओवरऑल वैसे जब लिखेंगे तो, लेकिन सिद्ध सिद्धांत पद्धति को आप अलग से पढ़ के, क्योंकि वो तो बुक का ग्रंथ, डायरेक्ट बुक को तो नहीं करेंगे, लेकिन बस ध्यान रखेंगे जो उस बुक का कॉन्सेप्ट है सिद्धा वाला, सीधे सिद्धांत पद्धति, और जो यहाँ पे ओवरऑल लास्ट में जाएंगे वहीं खड़े होंगे जाके, ठीक। लेकिन ये फिर क्लियर कर दे, जो पढ़ना मैम का क्वेश्चन था जिसको हमने इसलिए ऊपर पढ़ा कि हर वो फंडामेंटल में लिखा है, लेकिन वो लिखा हुआ है, मेडिसिन लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिद्धा वही जुड़ेगा जो आयुष का सिद्धा है। मैं डॉक्टर साहब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। इसमें एक लुमेरियन ये सिद्ध पद्धति है, इसमें क्या होता है, मेडिसिन जो अपन आयुर्वेद में जो प्रयोग करते हैं जीने के लिए जो जरूरी चीजें वही काम आती है, लेकिन इसमें यह है कि इस पद्धति में हम जो भी जैसे आसन या प्राणायाम कर रहे हैं वो धीरे धीरे एकदम ध्यान से किया जाता है इसमें,
ये बस इसमें अलग है, सिद्धों उसी की का नाम तरह सिद्ध मतलब है, जैसे उसी का नाम सिद्ध सिद्धा रखा गया। सिद्ध जो नाम हाँ रखा गया उसी के लिए रखा गया उसका। सिद्ध रखा गया। तो मैं पहले हमारे यहाँ मतलब लुमेरियन बोलते थे, इसका नाम कुछ ऐसे कुछ नाम था जो उसको लुमेरियन कर दिया इन्होंने। तो है वास्तविक सिद्ध पद्धति है। धीरे धीरे एक एक जॉइंट पर ध्यान देते हुए हर एक आसन को करते हैं ना, उसी का नाम सिद्ध पद्धति है। अभी जो मैंने आगे किया हम लोग देखेंगे सिद्ध, इसका जो सिद्ध है इसमें कि एक जो आसन है उस आसन को ही अगर हम लोग अपनी डाइट ठीक कर लें और एक आसन से ही परमात्मा को प्राप्त कर लें, ठीक है। मतलब पूरा एक मैकेनिज्म काम कर रहा है उसके अंदर, ठीक। सिद्धा का मतलब वो सिद्धि वाले ही सिद्धा से जा रहे, चाहे वो सिद्ध चाहे वो इसमें जाए। बस इसमें क्या हो रहा है कि जो मेडिसिन से मेडिकल पार्ट यूज़ कर रहे हैं आयुर्वेद का, उसके बाद अपने ऊपर पूरी तरीके से जैसे जितनी भी हमारी दवाएं हैं, चाहे वो आयुर्वेद में हो होम्योपैथी में, इनमें एक भाव प्रधान होता है कि भाव दशा में सिद्ध की जाती है, ठीक है। तो वैसे ही ये है हमारा। तो ये क्या है कि ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि बस हमने कर लिया खा लिया तो काम आ गए। आयुर्वेद की भी औषधियाँ कब फायदा करती हैं, जब उनको पूरी श्रद्धा से एक उचित समय पर ग्रहण करें, ठीक। कहा जाता है जितनी भी हम औषधियाँ ग्रहण करें तो हमारा स्वर बायां चलना चाहिए, तो जल्दी हमारा रोग ठीक होता है, ठीक। और जिन औषधियों से तत्काल एकदम जैसे मान लो कैंसर है उसको ठीक करना है तो दायां स्वर चले तब औषधि होगी, ठीक। ये पूरे बहुत डेप्थ में ये सारी पद्धतियों के अंदर कॉन्सेप्ट दिए कि किस समय कौन सी चीज़ हमारे लिए लाभदायी है, तो हम लोग ये सब ध्यान रखते हैं। तो ये जब कोई अच्छे लोग जब दवाएं देते हैं ना, वो आपकी नाड़ी भी चेक कर लेते हैं, किस टाइम पे आप क्या चीज़ लें तो फ़ायदा करेगा, फिर वो जो टाइमिंग्स होती है उनको भी क्लियर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें बड़ा ध्यान से समझने की, तभी सिद्धा वो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं तो सब नॉर्मल रह जाएंगे, ठीक है। प्रणाम हेमंत भैया। प्रणाम डॉक्टर साहब। हेमंत भैया, हरदीप भैया कल बोर हो गए थे तो आज हमने कहा कि इनको कुछ वर्क दे दे तो थोड़ा सा माइंड सेट हो जाए, क्योंकि हरदीप भैया ने कल डिनाई कर दिया था कि मैम इतना सब पढ़ने की ज़रूरत क्या है, सही भोजन खाओ, कम खाओ, तो भी तो हो सकता है इतना सब पढ़े उसके अंदर इतना कार्बोहाइड्रेट वो उसके सब पार्ट्स हैं, प्रोटीन, इसकी ज़रूरत क्या है। हमने कहा बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन ये है कि जब एक्सप्लेन करना पड़ेगा, टीचर बनेंगे, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी इसकी। बात ठीक है, हरदीप जी भी सही है, आप भी सही हो। इसलिए आज हमने कहा कि पहले सेकंड जो यूनिट है इसका वर्क दे दे तो माइंड हरदीप भैया का आराम से रेस्टिंग मोड में आ जाए। बहुत बढ़िया। चलिए अब किसने हरदीप जी बोर हो जाओ ना तो परसों हम कार्यक्रम रख रहे हैं 8 तारीख को, बढ़िया मेहनत हुआ, बहुत अच्छा इंस्पायर करने वाला कार्यक्रम रख रहे हैं डॉक्टर साहब के निर्देशन में, तो उसको आप देखना, सभी लोग देखना जी उस कार्यक्रम को, हाँ लाइव देखना सभी लोग जी। डॉक्टर साहब कंटिन्यू। सीमा मैम कुछ कह रहे, अभी भी जिसका कोई क्रॉस क्वेश्चन है पूछ ले, फिर बस सिद्धा सिस्टम में ये भी पढ़ने में आया है कि बेस्ड इन जैनिज्म, ऐसा क्यों? अब हम जब पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे, नहीं फिर हमारा ये वाला हट जाएगा, ठीक। इसको आप लोग जितना कर पाना उतना करेंगे, जो कोई मेजर पॉइंट्स होंगे उनको हम डिफाइन करेंगे, ठीक। बाकी अपने शब्दों में पूरी यूनिट कंप्लीट करेंगे, ठीक। जिनको लगता हो आराम से अपने मन से करें, जहाँ लग रहा हो कि बिल्कुल नहीं आ रहा, छोटी मोटी चीज़ें आपको लग रहा हो तो अपना कॉमन सेंस लगाएंगे, और जब बिल्कुल नहीं आएगा उसको रख लेंगे। तो ये आपका फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन का होमवर्क आपके पास आ चुका है, इसको आराम से करेंगे सब। हरदीप जी थोड़े दिन पढ़ लो, फिर अपन सभी लोग मोक्ष में चलेंगे। मैंने कल बात कर ली है, उन्होंने कहा 3 जगह खाली है, एक डॉक्टर साहब का है और एक मैंने अपना नाम लिखा दिया है और एक आपका है, तीनों का नाम लिखा दिया, ठीक है ना जी। थैंक यू सर। प्रणाम सर जी। प्रणाम जी सभी को। हेमंत भैया हम नहीं जाएंगे, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, हमें यही आनंद मिल रहा है, यही मोक्ष में जी रहे हैं। हमसे आप जुड़े ना तो अभी आपका नाम लिखा दिया हमने, अब इतने सारे लोग हैं, अब आप किसके से मुकाबला करोगे, हम लेके जाएंगे, क्या बात करेंगे। तो हम अभी थोड़ा सा हम यही मोक्ष का आनंद उठा रहे हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। मैं तो बताया है, मैंने आपकी सहमति इच्छा थोड़ी पूछी कि आप चलोगे कि नहीं, मैंने बताया कि चलना है बस ये। अब आप देख लेना, थोड़े दिन में काम वाम निपटा लेना, तारीख बता देना, मैं उस तारीख को हम लोग आ जाएंगे, साथ एक ही गाड़ी है अपनी।
कानपुर 29-30 आए। लोग जा रहे हैं ना, 32 सीटें थी तो 32 में से 3 खाली थी, तो 3 मैंने फिर अपन तीनों के नाम ठीक लिखवाए। है, तो हेमंत भैया वहाँ पे भी फिर ये YCB की क्लासेस चलेगी, ठीक है। नहीं, वहाँ तो कह रहे, वहाँ तो 4-5 बैचेस और भी चलेंगे। उन्होंने बोला भाई इधर जो मोक्ष वाले हैं उनको भी थोड़ा बहुत तो टाइम पास करना है, तो कम से कम वो धरती वाली चीजें भी सिखा दो। मैंने कहा ठीक है, हमारे पास हम फैकल्टीज को लेके आ रहे हैं बकायदा। ठीक है, जो यहाँ तैयार हुई है तो स्टूडेंट सब तैयार हो गए, सब एज अ फैकल्टी चलेंगे। हाँ नहीं, सच में भी वहाँ भी कुछ तो करेंगे ना, ऐसे फालतू थोड़ी बैठे रहेंगे, काम तो चाहिए। अपन जैसा काम करने वाला व्यक्ति तो पागल हो जाए फालतू बैठा रहे। ये बात सही, बहुत दिन काम करके भी नहीं रह सकते। थोड़ा तो इंटरटेनमेंट चाहिए। नहीं, बाकी मोक्ष से भजन भजन मेरे को आते हैं, मैं बस सुनाई दूंगा, वो तो कोई बात ही नहीं। आपने जहाँ जोश जगाया वैसे ही सब उठ खड़े हो गए धरती पर आने के लिए। वापस चलो। चलिए, अब हम लोग आज देखते हैं, ठीक है। ये वाला हम लोगों का हो गया सबका होमवर्क, जो आप सब लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। हरदीप भैया बोलेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्लास। मैम सर, मैं कह रहा था, मैं एक चीज बोला था कि जैसे क्वेश्चन पेपर बना के देंगे आप, मतलब जो टेस्ट लेते हैं तो उसमें शुरू से लेके एंड तक का सारा, तो जो जो हमें पढ़ा हुआ है या जो पढ़ना है, तो हमें ये ध्यान रहेगा कि कौन कौन से पॉइंट पे हमें ज्यादा कंसंट्रेट करना है। तो पढ़ेंगे तो हम सारा ही, पर हमारे कंसंट्रेट होगी, यहाँ हमारी कमी है और इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो हमें यहाँ पे कंसंट्रेट। मैं वो पूछूंगा, हम लोग प्रश्न बनाएंगे, डॉक्टर साहब ने बता रखे, मैं पूछूंगा उसी अनुसार प्रश्न, तो आपको उस दौरान सारा पता लग जाएगा ना, हिंट सारी पता लग जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं या बनेंगे, ठीक है जी सर, थैंक यू। और दूसरी बात रही, अच्छा डॉक्टर साहब अभी तो ये चल रहा है डाइट वाला ना, ठीक है। और हेमंत जी, एक छोटा सा कल या टाइम मिलेगा तो जो सिद्धा वाला है, क्या बोलते हैं, ये आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और सिद्धा, इसको एक ही जगह पर 3 डिवीजन करेंगे और उनके मेन पॉइंट्स केवल 7 से 8 या 10 पॉइंट्स नोट कर देंगे, ताकि सबको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये कल सबको लगभग मिल जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स में, ताकि किसी का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तीनों के बीच में एक ही स्लाइड होगी जिसमें 3 जो पार्ट्स में डिवाइड हो, एक जगह आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और दूसरे में सिद्धा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आपको कंफर्म हो जाएंगी कि सिद्धा में और क्या चीज़ें, इनमें से कौन सा पार्ट कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। इतना काम कल तक हो सकता है, आपको मिल जाएगा। एक मिनट डॉक्टर साहब, ये किसी ने कंपेनियन मोड पर ज्वाइन कर रखा है, ये कौन है महानुभाव, है ना? कंपेनियन मोड से लीव करके एंड करके फिर से आई है, जिनका ये कंपेनियन मोड से है, जिनको सारे वीडियोस नहीं, मतलब प्रॉपर क्लास नहीं दिख रही है, वो कंपेनियन मोड है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्रीन सिग्नल ऊपर बना हुआ है, ठीक है। तो जो भी है कंपेनियन मोड से, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लीव करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है जी डॉक्टर साहब। चलिए, अब हम लोग आज देख रहे हैं जो डाइट वाला पार्ट देख रहे थे, उसको देखते हैं। कल हम लोग ने देखा था कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन, आज देख रहे हैं फैट के बारे में। इसमें है फैट या लिपिड्स, भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाली वह चिकनाई है जिसके लिए हमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। देखते हैं ना, लिपिड प्रोफाइल बनती है, तो ये क्या है, फैट या लिपिड्स। जो भोज्य पदार्थ में जो चिकनाई हमें मिलती है वो दोनों तरफ से मिल रही है, दोनों एनिमल से भी मिल रही है। एनिमल में कौन कौन सी चीज़ों से हम लोग चिकनाई ले रहे हैं, कल भी हम लोग ने देखा है, डेयरी आइटम्स, मिल्क, पनीर, घी, इसमें मिल्क प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, और अदर जो नॉनवेज वाले हैं, मछली का ऑयल मोस्टली दवाओं में यूज़ होता है, ठीक है, मोस्टली जो दवाएं हैं उनमें यूज़ होता है, ऐसे और भी हैं। तो ये, और फिर प्लांट्स हो गए, जैसे मूंगफली, तिल, नारियल, ये सब क्या है, ये प्लांट से लोगों को जो ऑयल मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों की बात हो रही है। फिर है भारत में लगभग 10 से 30% ऊर्जा की ज़रूरतें तेल और फैट से पूरी होती है, 10 to 30%। 1 ग्राम फैट शरीर को 9 कैलोरीज ऊर्जा देता है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा का सबसे बड़ा सोर्स क्या है,
कार्बोहाइड्रेट, फैट है, फैट, वेरी गुड, ठीक। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में ऊर्जा का जो सोर्स है वो हमारा है, सबसे अधिक जो हमें कैलोरीज मिलती हैं वो किससे मिलती है? फैट से। फिर है फैट्स जो है हमारा ऊर्जा के कॉन्सेंट्रेटेड सोर्सेस है। हमें फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के एब्जॉर्प्शन के लिए, मतलब अवशोषण के लिए माध्यम के रूप में वसा की आवश्यकता होती है। तो ए विटामिन कितने हैं हमारे? टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितने हैं? 6 है, ठीक है। उसमें से जो वसा में घुलनशील हैं, फैट में फैट सोल्यूबल हैं, वो कितने हैं? ए, डी, ई और के। बी और सी क्या है? वाटर सोल्यूबल है, मीन्स जल में घुलनशील है। तो ये क्वेश्चन और आंसर यहीं पर आ गया है अभी हम लोगों का। तो और बात हम लोग फैट की कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर जो फैट में जो सोल्यूबल हैं उनकी बात कर रहे हैं, ए, डी, ई और के। फिर इसके बाद इसी में है आहार में फैट के आहार में फैट दो सोर्सेस से प्राप्त होता है। पहला इनविजिबल फैट जो प्लांट और एनिमल्स फूड में मौजूद रहता है। दूसरा विजिबल और एडेड फैट जो हमें ऑयल्स, कुकिंग ऑयल से मिलता है, जो हम लोग भोजन पकाते हैं ऑयल में, उनकी बात हो रही है। तो एक तो हमें नेचुरल फॉर्म में चीज़ें मिली, फिर हमने उसमें जो भोजन पकाया तो वो दूसरा एक माध्यम हो गया। नुकसानदायक कौन सा फैट है हमारे लिए? फैट, ठीक है। अब देखते हैं जो हमारा क्लासिफिकेशन है, फैट्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। सैचुरेटेड फैट है और एक अनसैचुरेटेड फैट है। सैचुरेटेड फैट क्या है हमारा? दीज हैव अ फुल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। दीज आर फ्रॉम एनिमल सोर्सेज, एग्जाम्पल बटर, घी एंड वनस्पति ऑयल से। ये है सैचुरेटेड फैट है हमारा। फिर अनसैचुरेटेड फैट क्या है? दीज कंटेन 1, 2 और मोर डबल bonds of fatty acids. These are extracted from vegetable sources. Example groundnut oil, soyabean oil, sunflower oil. इनसे भी हमें ऑयल मिल रहा है, ये भी फैट के सोर्सेज हैं। फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं, तो ये हमारे क्या है? फैट के सोर्सेज हैं। अब देखते हैं नीचे इसको। अभी वही हम लोगों ने हिंदी इंग्लिश में पढ़ा है कि एनिमल जो फैट है वो इन दूध से जो के उत्पाद हैं, मिल्क प्रोडक्ट हैं, मांस, मछली, अंडे के पीले भाग आदि से प्राप्त होता है वसा। फिर दूसरा क्या है हमारा? वनस्पतियां जो हैं, जिसमें वसा अलसी, सरसों, मूंगफली, तिल, बिनौला आदि के तेलों तथा विभिन्न प्रकार के बीजों तथा सूखे मेवों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अनाजों आदि में भी कुछ मात्रा में वसा पाया जाता है, जैसे सोयाबीन। सभी को पता है सोयाबीन में भी ऑयल निकलता है। अब डेली का देख रहे हैं हम लोग। डेली रिक्वायरमेंट्स क्या है? 15 to 20% ऑफ टोटल कैलोरी रिक्वायरमेंट्स शुड बी फ्रॉम फैट। मतलब एक व्यक्ति को, लेकिन यहाँ पर बस ये देख रहे हैं, लेकिन अभी इसे फाइनल परसेंटेज में हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इसके कुछ कारण हैं। इसमें एज देखी जाती है व्यक्ति की, जेंडर देखा जाता है, दूसरा वर्क देखा जाता है, और चौथे नंबर पे क्लाइमेट देखी जाती है। ये सब कुछ देखने पर किसी का जो डाइट चार्ट है वो तैयार किया जाता है। तो इसलिए हम इसको फाइनल नहीं ले रहे हैं अभी। अब देखते हैं पाचन एवं अवशोषण, पढ़ेंगे रचना जी। मुंह तथा आमाशय में वसा की कोई पाचन क्रिया नहीं होती है। जब भोजन स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है तो वह पेनक्रियाज में बनने वाले रस में वसा पर क्रिया करने वाले लाइपेज तथा बाइल जूस भोजन की वसा पर क्रिया करके वसा को छोटे छोटे कणों में विभक्त कर देते हैं, जिससे अवशोषण में मदद मिल सके। इन्हें काइलोमाइक्रोन कहते हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स द्वारा एब्जॉर्ब हो जाता है।
वसा पाचन क्रिया द्वारा आंतों में ग्लिसरॉल व फैटी एसिड्स में बंटकर आंत में प्रवेश करते हैं तथा पूरे शरीर के विभिन्न कार्यों के उपयोग में लाए जाते हैं। जो अतिरिक्त वसा होती है वह एडिपोज वसा के रूप में जमा हो जाती है। ठीक है। हमारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से शुरुआत होता है, कहाँ से शुरू होता है? मुख में, मुख में, लार के द्वारा। ठीक है। प्रोटीन का? स्टमक में, प्रोटीन का स्टमक में। फिर वसा का? वसा का आंतों में होता है। वसा का आंतों में। ठीक, स्मॉल इंटेस्ट क्या लिखा? जब भोजन स्टमक से कहाँ आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कार्बोहाइड्रेट मुख में, प्रोटीन हमारा स्टमक में, और जो फैट है वो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसीलिए और स्मॉल इंटेस्टाइन से लिक्विड वाला पार्ट भी है इसमें, तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों को रिकवर करता है। इसीलिए लार्ज इंटेस्टाइन को मजबूत करने के लिए किसी भोजन में क्या शामिल करने की बात की जाती है? अगर लार्ज इंटेस्टाइन को स्ट्रॉन्ग करना हो तो भोजन में क्या शामिल करना आवश्यक है? वाटर, फाइबर्स और पानी। बोलेंगे हरदीप भैया? जी मैम, फाइबर। गाय का देशी घी फाइबर तो है ही। यदि बड़ी आंत में सही चिकनाई है वहाँ पर, मतलब जो 1 चम्मच देशी घी आयुर्वेद में सबके लिए बोला जाता है डेली भोजन में लेना चाहिए। ज़्यादा भी ले सकते हैं तो भी कोई नुकसान नहीं है, लेकिन घी ओरिजिनल होना चाहिए। तो जो घी है जब वो बड़ी आंत में जाता है तो बड़ी आंत की पूरी मसाज हो जाती है। और मान लो कि बड़ी आंत को अभी कोई चीज़, बड़ी आंत है उसको बाहर का कोई मटेरियल समझ लो, यदि कोई चीज़ सूखी है और उस पर कोई चिकना भोजन आएगा तो चिपकेगा या हट जाएगा? चिपक जाएगा, वो ग्रिप करेगा उस पर। और कोई चीज़ पूरी चिकनाई से भरी हुई है या चिकनी है, उस पर कोई भी भोजन आएगा, आप चिपकेगा या हट जाएगा अपनी जगह से? हट जाएगा। ठीक, इसीलिए बड़ी आंत में को यदि हमें मजबूत रखना है तो फाइबर वाली डाइट हो, प्लस में जो चिकनाई है, जो गाय का देशी घी है वो हमें जरूर लेना चाहिए। 1 चम्मच तो जरूर लें, उसके अलावा अधिक भी लें तो कोई नुकसान नहीं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं और बहुत सारी रिसर्चेज हो चुकी हैं कि मोटे से मोटे लोगों को भी गाय के घी का सेवन कराना स्टार्ट करिए तो उनका कोलेस्ट्रॉल का लेवल, एसिडिटी की प्रॉब्लम और जो ये इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम आ रही है उसे नियंत्रण में रखा जा सकता है, या जिनके पेट की समस्या लंबे समय से है उसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो वात, पित्त, कफ तीनों में जो हमारा गाय का देशी घी है तीनों में सपोर्ट करता है। बोलेंगे कृष्णा जी? मैम, जो मॉडर्न डाइट के आजकल चल रहे हैं ना 21 डेज वाले प्लान, उसमें कीटो डाइट खूब चलती है। वो कीटो में यही करते हैं कि पहले हाई फैट देके और फिर वो रिड्यूस, बाद में उसको फिर वो सैलेड एंड फाइबर पे लेके आते हैं। तो हाई फैट से एकदम से फिर वो वेट लॉस क्विकली भी होता है, रैपिडली होता है, क्योंकि कैलोरी अधिक हो जाती है हमारे शरीर में। अब उसके बाद फाइबर देंगे तो व्यक्ति के शरीर में वीकनेस नहीं आती है। ठीक है, जब सही घी हमारे शरीर में पहुंच जाएगा तो हमारे शरीर में फिर अब कोई सफाई की जाएगी या कुछ जो भी हमारे वेट को कम करने की बात की जाए, जो भी प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो घी लेने के बाद क्या होगा कि वो सपोर्ट करता है, मीन्स फिर हमारे शरीर में वीकनेस नहीं आती है। अभी लोगों ने क्या लंबे समय से 20 साल में तो ऐसा लगता है पूरा पता नहीं क्या सिस्टम आ गया, लोगों के माइंड को कितना डाइवर्ट कर दिया गया कि जितना भी जो देशी घी है, जो सरसों का तेल है, तिल का तेल है, मूंगफली का, सूरजमुखी का, वो सब तेल खराब है। क्या आ गए? रिफाइंड ऑयल आ गए। ऐसा लग रहा है रिफाइंड ऑयल और कितने कितने बार रिफाइंड किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या सोच रहे हैं, जो ऐड आ रहे हैं तो रिफाइंड ऑयल बहुत अच्छा है। आप ये बताओ, जो चीज़ें बार बार प्रोसेस्ड की जा रही हैं
वो हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होंगी या फ्रूटफुल होंगी? हार्मफुल है मैम। ठीक। दूसरा, आपने कभी देखा कि एक जो हम लोग घर में ऑयल यूज़ करते हैं, कहा जाता है एक बार ऑयल यूज़ करो तो दोबारा बस जस्ट कुछ बनाना हो तो ठीक है, बहुत रखो नहीं, और 2 बार 3 बार 4 बार उसी ऑयल को यूज़ ना करो गर्म करके। बाहर जो हम लोग भोजन लेते हैं उसमें कभी आपने ध्यान दिया है, वो 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार वही यूज़ हो रहा है, और हमें पता ही नहीं, बस स्वादिष्ट चीज़ों को पैक करा कर ले आ रहे हैं। तो वो जो ऑयल है उसी के कारण जो कोलेस्ट्रॉल की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, पित्त की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, उसमें एक मेजर फैक्टर है ये। तो जो घी है, क्योंकि सही चीज़ें पता होंगी तो फिर हम वैसा यूज़ करेंगे। तो गाय का देशी घी बहुत अच्छा है, वो भी ना हो तो फिर जो मूंगफली का ऑयल, तिल का, अलसी का, या जो हमारा सरसों का ऑयल है, ये भी अगर मिल जाए तो ये भी अच्छा है। तो ये सब हमारे शरीर को पोषण दे रहा है। जो हमारे शरीर में फैट आ रहा है वो हमें एनर्जी देगा। तो ये जो फैट का जो फंक्शन है, फैट से हमें क्या क्या मिल रहा है? ऊर्जा प्रदान करता है फैट, ऊर्जा का संग्रह है, शरीर का तापक्रम भी नियंत्रित होता है, फिर वसा में घुलनशील है, विटामिनों के अवशोषण में सहायक है, और आवश्यक वसीय अम्ल प्रदान करता है। तो ये क्या है? फैट जो है हमारा, उसके हम लोग फंक्शन देख रहे हैं। फिर है शरीर के कोमल अंगों को की सुरक्षा करना, अधिक अवधि तक संतुष्टि प्रदान करना, प्रोटीन की बचत करना, गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को चिकना बनाए रखना, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे। और ये जो इसमें है शरीर के कोमल अंगों की सुरक्षा करना, इसका मीन्स हुआ कि जब हम कभी देखा होगा जीभ कट जाए या कुछ भी कट लग जाए तो क्या लगाते हैं जीभ में? देशी घी लगाएंगे, फास्ट जीभ नॉर्मल हो जाएगी। तो जितनी भी हमारी चिकनी चीज़ें हैं उससे जो हमारे अंदर के अंग हैं वो सुरक्षित और मजबूत होते हैं। तो ये सब किसका रिजल्ट है? यदि सही फैट हमारे शरीर में सही मात्रा में जा रहा है तो, अदरवाइज नहीं। फिर वसा की कमी में क्या हो रहा है? आवश्यक फैटी एसिड्स जो एर्केडियोनिक एसिड्स, लिनोलेनिक एसिड, लियोलेनिक एसिड, एक रिपीट हो गया, इसकी कमी के प्रभाव से वृद्धि रुक जाती है। जब भी फैट हमारे शरीर में सही मात्रा में नहीं पहुंचेगा तो वृद्धि रुक जाएगी। वृद्धि में देखें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आएगी, उसको देखते हैं। प्रजनन क्षमता में लॉस, रिप्रोडक्टिव सिस्टम वीक होगा। फिर तथा त्वचा के विभिन्न रोग हो सकते हैं, स्किन में सूखापन आ जाता है, ड्राइनेस हो जाती है। जैसे त्वचा की बीमारी में पीठ, पेट तथा टांगों में बाहर की तरफ छोटे छोटे नुकीले दाने निकल आते हैं। इस लक्षण को टोंड नहीं होगा, टोंड होना चाहिए। टोंड सीमा मैम क्या होना चाहिए? मेरे समझ से तो टोंड होना, लेकिन टोंड स्किन तो नॉर्मल मानी जाएगी। नहीं टोंड होगा, खुरदुरी होती है ना उसकी स्किन, टोंड की वैरायटी है। हाँ, टोंड तो इक्वल स्किन हो गई, जो बराबर है उसकी बात। नहीं, वो दूसरा इंडियन फ्रॉग होता है, टोट की तो ब्रिस्टल स्किन होती है। ठीक है। तो ये क्या है? ये जब हमारे शरीर में वसा की कमी होगी तो, और वैसे भी बोला जाता है कि अपनी स्किन को सही रखना है तो ऑयल सही मात्रा में, तो फेस हमारा ग्लो करेगा, हेयर ग्लो करेंगे, मतलब शाइनिंग रहेगी। तो ये टोंड है। टोंड मीन्स हो गया जो इक्वल है, उसकी बात कर रहे हैं। तो ये सब किसकी? वसा की कमी से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब वसा की अधिकता से देखेंगे, ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो जाएगा। अधिकता में क्या है? भोजन द्वारा वसा अधिक मात्रा में लेने से अतिरिक्त वसा शरीर में त्वचा के नीचे परत के रूप में एकत्रित होने लगती है, शरीर का भार बढ़ जाता है और ये मोटापा कहलाता है। वसा की अधिकता में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा शरीर में अधिक लेने से होती है। ये कोलेस्ट्रॉल, अभी हम लोगों ने बात की, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा किन किन चीज़ों से बढ़ रही है उसमें भी नीचे देख रहे हैं। कोलेस्ट्रॉल पशु जगत के भोज्य पदार्थों जैसे दूध, क्रीम, मक्खन, पनीर, घी, मलाई आदि में पाई जाती है। तो फिर ध्यान रहे कि ये जो बातें हो रही हैं ये सही नहीं है, उनकी बातें हो रही हैं। अदरवाइज दूध, मक्खन, पनीर की बात नहीं हो रही। दूध, मक्खन और घी
ये सभी हमारे लिए यूज़फुल है। लेकिन जब ये पैकेट वाला यूज़ कर रहे हैं, कैसा भी डिब्बे बंद सामान का उनका यूज़ कर रहे हैं, वहाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। या फिर ये कह दें कि बिल्कुल सस्ती चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अदरवाइज दूध, मक्खन और घी तीनों फायदेमंद हैं। फिर है आहार में ऐसे पदार्थ अधिक लेने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो शरीर की रक्त वाहिनियों की अंदरूनी दीवार को अवरोधित करता है। कोलेस्ट्रॉल में क्या होता है, जो ब्लड है वो गाढ़ा होने लगता है। जो गाढ़ा ब्लड है वो आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज से प्रॉपर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा होता, मतलब वो आगे की ओर नहीं बढ़ पा रहा होता है, जिसके कारण रक्त का दबाव, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। इससे दिल का दौरा पड़ने का खतरा होता है। तो ये क्या हम लोग अभी देख रहे थे, ये हम लोग बात कर रहे थे फैट की। तो फैट में जो हमारा अच्छा फैट के जो सोर्सेज हैं वो हमारे लिए यूज़फुल हैं, जो अच्छे सोर्सेज नहीं हैं वही हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो कोलेस्ट्रॉल कभी भी, आज भी है, कोई व्यक्ति किसी भी, कितना भी उसको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो रही हो, और यदि वो गाय का घी नियमित ले रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल की समस्या धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। पित्त वाले कितना भी प्रॉब्लम में हो, समस्या कम होगी। वात प्रकृति के लोग लेंगे, उनकी भी समस्या कम होगी, लेकिन घी सही होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने फैट की बात की। सबसे ज़्यादा जो हमारा एनर्जी का सोर्स है वो फैट है, और फैट का डाइजेशन कहाँ हो रहा है, इंटेस्टाइन में हो रहा है। बस इतनी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, इतनी बातों को। इसके बाद देखते हैं मिनरल्स। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग 5 चीज़ों से प्रॉपर हमारा लोगों का संबंध बना रहता है, या हम लोग जुड़े रहते हैं। ये वाले जो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर थोड़े से ऐसे शब्द हैं जिनको सुनते तो हैं हम लोग, लेकिन ये नहीं समझ पाते कि इनके सोर्सेस क्या हैं और इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इनके अधिकता या न्यूनतम होने पर। तो जो मिनरल्स हैं, खाद्य पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनको देखते हैं। मिनरल्स शरीर के बॉडी फ्लूइड्स और टिश्यूज़ में पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं। महत्वपूर्ण जो मैक्रो मिनरल्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम और सल्फर हैं, जबकि जस्ता, तांबा, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, फ्लोरीन, कोबाल्ट, क्रोमियम और आयोडीन माइक्रो मिनरल्स हैं। इसका मतलब पहले तो ये समझ लें कि जो हमारे मिनरल्स हैं, इनकी मात्रा हमें सबसे कम चाहिए होती है। मिनरल्स और विटामिन्स ये मात्रा में कम चाहिए। सबसे अधिक हमें मात्रा में 3 चीज़ें चाहिए। अब इनमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। अब तीनों में से जिसकी अधिकता हो जाएगी उससे संबंधित हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होंगे। लेकिन यहाँ मिनरल्स में क्या है, इनकी मात्रा ही बहुत कम चाहिए। हो सकता है अभी नीचे डिफाइन किया हुआ क्या कितनी मात्रा चाहिए, तो आपको समझ में आ जाए। कुछ 1 ग्राम है, कुछ 2 ग्राम है, ऐसे करके मात्रा इनकी चाहिए, या 5 ग्राम है। उदाहरण के लिए हमारी हड्डियों और दांतों के निर्माण और रख रखाव के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। उसी तरह रक्त में लाल जो रंग द्रव्य है, निर्माण के लिए आयरन की आवश्यकता होती है, जो फॉलिक एसिड से भी संबंधित है हमारे। जब एक बच्चे का निर्माण हो रहा होता है तो इसमें कैल्शियम, आयरन, यही सब टैबलेट दी जाती है। वो किस लिए दी जाती हैं कि ये अलग से सोर्सेज दिए जा रहे हैं, ताकि जो हमारे शरीर में मालूम नेचुरल फॉर्म में उतना हम नहीं ले पा रहे हैं, तो प्रॉपर मात्रा पूरी नहीं हो रही है, तो इन्हें बाहर से दिया जा रहा है। फिर है इसी में शरीर की कई प्रक्रियाओं के रेगुलेशन में मिनरल्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे मांसपेशियों में संकुचन, तंत्रिका उत्तेजना और श्वसन आदि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से हमें खनिज मिलते हैं। उदाहरण के लिए हमें दूध और पत्तेदार सब्जियों से कैल्शियम, दालों और अंडों से आयरन और नमक और अन्य खाद्य पदार्थों से सोडियम मिलता है। अच्छा, सामान्यतः हमको नमक किस में मिल जाता है? डायरेक्ट नमक ना ले तो और किन किन चीज़ों में नमक मिल जाता है? जैसे इसमें लिखा, उदाहरण के लिए हमें दूध और पत्तेदार सब्जियों से कैल्शियम मिल जाता है, दालों और अंडों से, दालों से प्रोटीन भी मिलता है, हमारा आयरन भी मिल रहा है, और नमक भी मिल रहा है। कौन सी सब्जी से हमको नमक मिल जा रहा है? पालक से। पालक, चौलाई। ठीक
ठीक, बथुआ आदि। हाँ, पत्तेदार जो हमारी सब्जियां हैं उनसे हमारी नमक की मात्रा पूरी हो जाती है। तो ये क्या है, ये हम लोगों ने देखा कैल्शियम और आयरन के संदर्भ में। फिर आप प्रॉपर देख रहे हैं कैल्शियम को की मात्रा को भी देख लेते हैं। शरीर में कैल्शियम की मात्रा अन्य लवणों से अधिक होती है। जब भी हम लोग नॉर्मल बात करते हैं तो किन दो चीज़ों की बात करते हैं लेने की एक स्वस्थ शरीर के लिए? कौन सी? कैल्शियम और आयरन। वेरी गुड, कैल्शियम और आयरन की। जब मिनरल्स की बात करते हैं तो बेसिक एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि दो की बात चर्चा होती है, कैल्शियम और आयरन की। तो इसका मतलब इनकी मात्रा हमें अधिक चाहिए। तो शरीर में कैल्शियम की मात्रा अन्य लवणों से अधिक होती है। जो खनिज लवण है हमारे 99% या परसेंट शारीरिक जो कैल्शियम बोन्स में एवं 1% सॉफ्ट फाइबर्स एवं फ्लूइड्स में पाया जाता है। हमारी हड्डियों का निर्माण किन से हो रहा है, किन चीज़ों से मिलकर हो रहा है? हमारी हड्डियों के निर्माण में सबसे ज़्यादा हमको किसकी जरूरत है, किस मिनरल? कैल्शियम की, ठीक है। और फिर दूसरा इसमें फिर होगा फास्फोरस आएगा। तो कैल्शियम की आवश्यकता है। तो ये बोन में सबसे अधिक क्या है हमारे, कैल्शियम है। फिर 1% क्या है, सॉफ्ट फाइबर्स और फ्लूइड्स में पाया जाता है, कैल्शियम की बात हो रही है। फिर डेली रिक्वायरमेंट्स कितनी है इसकी, 400 से 500 mg मिलीग्राम की बात हो रही है, ये ध्यान रखेंगे। फिर लेकिन याद रखना है कि सारी चीज़ें जब डाइट चार्ट बनता है किसी का तो कई चीज़ों को देखकर डाइट चार्ट बनाया जाता है, ओवरऑल डाइट चार्ट डिसाइड नहीं किया जाता है। फिर देखते हैं हम लोग सोर्सेस क्या हैं। ताज़ा दूध, मक्खन निकला हुआ जो ताज़ा निकाला गया हो, पाउडर या सूखा दूध तथा मट्ठा आदि कैल्शियम प्राप्ति के प्रमुख साधन हैं। कैल्शियम के अन्य साधन हरे पत्ते, हरे पत्ते वाली सब्जियां, पत्ता गोभी, मेथी, पालक, हरी सरसों, दाल, सूखे मेवे आदि है। मांस तथा अनाजों में इसकी मात्रा बहुत कम होती है। कैल्शियम किसमें कम है, मांस तथा जो हम लोग अनाज लेते हैं उनमें इनकी मात्रा बहुत कम है या ना के बराबर है। फिर हम लोग देख रहे हैं फंक्शन में क्या है हमारा, हड्डियों एवं दांतों के निर्माण हेतु आवश्यक होता है। कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग में सहायक होता है। फिर फिजिकल ग्रोथ, यदि कैल्शियम कम होता है तो शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी कम होती है जिससे शरीर की सामान्य वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है। फिजिकल ग्रोथ, यदि कैल्शियम कम होता है तो शरीर में प्रोटीन की मात्रा भी कम हो जाएगी और जिससे शरीर की सामान्य वृद्धि पर प्रभाव पड़ता है। कैल्शियम को रेगुलेट कौन करता है, जितने NET-JRF लोग पढ़ रहे हैं वो बताएंगे। कैल्शियम का विटामिन डी। वेरी गुड। इसीलिए कैल्शियम बहुत सारे लोग ले रहे होते हैं और फिर भी उनको प्रॉब्लम आ रही होती है, उनकी हड्डियों में, उनकी दांतों में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो क्यों आ रही होती है, इसलिए कहा जाता है कैल्शियम लेना तो ठीक है पर कैल्शियम का डाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो कैल्शियम को डाइजेशन के लिए ही धूप लेना आवश्यक है। फिर हम लोग देख रहे हैं कंट्रोल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मैम, हाँ, हड्डियों में जो आवाज आती है उठते बैठते कट कट की, तो वो ना कैल्शियम भी ले रहे होते हैं फिर भी आती है, तो वो इसी कारण आती है ना, क्योंकि वो धूप नहीं लेते। विटामिन डी चाहिए उसको डाइजेशन के लिए, ठीक है। लोग क्या सोचे अपना टैबलेट लिए जा रहे हैं, तो टैबलेट लेना वो भी ठीक है, उसमें कुछ मना नहीं है, लेकिन कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसका डाइजेशन हुआ कि नहीं। भोजन में के संदर्भ में क्या है कि पहले हमने भोजन किया, फिर भोजन करने के बाद वो डाइजेस्ट हुआ है शरीर में कि नहीं, फिर डाइजेस्ट होने के बाद सही समय पर वो हमारे शरीर से बाहर निकला है कि नहीं, ठीक है, निष्कासित हुआ है या नहीं, तब भोजन को के डाइजेशन को ठीक माना जाएगा। ऐसे ही हमारा जो कैल्शियम है, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं। चलिए अब बिल्कुल राइट टाइम है, बस शांति पाठ करेंगे सीधा। हेमंत भैया 8 बजे वहाँ उस लिंक पर आना है अभी। अच्छा ठीक है, ठीक है, चलिए हेमंत भैया शांति पाठ बोलिए।
शांति 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 सर्वेभ्यो नमः। दोनों हाथों के अंदर से धीरे धीरे मुस्कुराते हुए अपने नेत्रों अपना होमवर्क याद रखेंगे, यूनिट 10 और प्रैक्टिकल वाला पार्ट सबको कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए सबको नमस्ते गुरु जी, दीदी नमस्ते, सभी को प्रणाम।